हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और क्योंकि हमारे एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में है, इस वजह से हम एक मैराथन सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। इसमें हम उन सभी यूनिट्स को जो हमारे सोशल वर्क में सिलेबस का पार्ट है, लगभग 10 यूनिट जो है, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ताकि आने वाले जो डाउट्स हैं और आपके जो इस सब्जेक्ट को लेकर के कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और दूसरी बात जो एग्जाम आने वाला है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारे कुछ बैच हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जून से हो भी चुके हैं स्टार्ट, और एक दो बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ये पूरी की पूरी टीम है जो आप देख रहे हैं। इस टीम के माध्यम से आपको सिलेबस पूरा टीच करवाया जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल फैकल्टीज मल्टीपल कोर्स को पढ़ाएंगे। हमारे नंबर्स दिए गए हैं, टेलीफोन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें आपको हमसे कांटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। ओके। तो बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं दिसंबर 2000, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़े, इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़े, और यूट्यूब पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, जाते हुए कमेंट करें, अपने व्यू बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही टेलीग्राम पे जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सेशन है, वो है जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। पर डे जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब मैं सीधे अपने डिस्कशन पर आता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो के अंतर्गत पूरे सिलेबस को कवर करना है। इस वजह से मैं सीधे और सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यूनिट 1 से है। आप सभी जानते हैं कि सोशल वर्क में 10 यूनिट होते हैं टोटल 20 यूनिट के एग्जाम में। तो हमारा जो यूनिट 1 है उसके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, तो इसी प्रकार हम सभी यूनिट को देखेंगे। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें समाज कार्य की बेसिक परिभाषा से क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। और ये परिभाषा 2014 में IFSW, जिसकी स्थापना 1956 में होती है, और इसके बाद ISSW, जिसकी स्थापना 1928 में होती है। तो इनके माध्यम से ये परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उसमें सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक एकजुटता, लोगों के सशक्तिकरण, मुक्ति को बढ़ावा देना, साथ ही ये अभ्यास आधारित पेशा है और एकेडमिक अनुशासन है। साथ ही इसमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधताओं के प्रति सम्मान के सिद्धांत को केंद्र में रखा गया है। तो जनरली इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इस परिभाषा में किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद करके जानें। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, और इसकी स्थापना 1955 में होती है। इसके 6 कोर वैल्यू है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। तो ये 6 कोर वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है। पहला है सेवा, नंबर 2 है सामाजिक न्याय, नंबर 3 है व्यक्ति गरिमा और महत्व, नंबर 4 है मानवीय संबंधों का महत्व, नंबर 5 है ईमानदारी, और नंबर 6 है योग्यता। ईमानदारी और योग्यता। तो ये जो छः छः कोर वैल्यू है, 6 कोर वैल्यू है, ये NSW के द्वारा दिए गए हैं, है ना। NSW के एथिक्स का पार्ट है। इसके बाद हम बात करें यूनिट 1 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें है एलिजाबेथन पुअर कानून, यानी एलिजाबेथन गरीब कानून। 1601 में आए, ये आपको डेट याद रखना है। इसमें 3 प्रकार के गरीबों को के बारे में बात की गई। सबसे पहले इम्पोर्टेंट गरीब, गरीब, वो गरीब जो बीमार हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, विभिन्न प्रकार की डिसबिलिटीज का शिकार है। दूसरे नंबर पर द एबल बॉडी पोअर, सक्षम शरीर वाले गरीब जो काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अक्सर उन्हें या तो काम करने के लिए जो मना करते थे उनके लिए दंड का प्रावधान इसमें रखा गया था। और तीसरे स्तर पर आइडियल पोर, आश्रित और अनाथ बच्चे, जो वे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और किन्हीं कारणों से वे भरण पोषण का पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इसमें रखा गया है। उन्हें कुछ छूटें इसमें प्रोवाइड की गई थी। तो जो एलिजाबेथन पुअर लॉ जो 1601 था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं एग्जाम में अक्सर कुछ है। अगला जो हमारे समाजकार के ऐतिहासिक बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ये दो प्रकार की दो सोसाइटियों जो सबसे ज़्यादा एग्जाम हो जाती है उसमें से एक है लंदन में स्थापित चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, और जिसे एक्टिवा हिल और सैमुअल बार्नर्ड ने विकसित किया था। और दूसरा है बफेलो, जो कि 1877 में न्यूयॉर्क में स्थापित USA, जिसे हम्फ्री प्रोटीन द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। जो लंदन में वो 1869 है, जो
फेलो में यूएसए में है वो 1877 में। तो अगला जो इसके अंतर्गत टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग आते ही आते हैं, यानी कि सदाबहार टॉपिक कह सकते हैं। सदाबहार का मतलब है हमेशा। इसके बाद फ्लेक्सनर का भाषण, यानी कि हम कह सकते हैं क्या समाज कार्य एक पेशा है। ये जो स्पीच दिया था वो किसने दिया था? अब्राहम फ्लेक्सनर ने। दान और सुधार पर बाल्टीमोर सम्मेलन में 1915 में ये स्पीच दिया गया था। तो ये स्पीच एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कुछ सिद्धांत जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। सामाजिक शिक्षण संस्थान अल्बर्ट बांडुरा, संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, सांस्कृतिक अंतराल का सिद्धांत डब्ल्यू एफ ऑसबॉर्न, विभेदक एसोसिएशन का सिद्धांत सदरलैंड, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत ओमेंस, ग्रैंड थ्योरी सी राइट मिल्स, फील्ड थ्योरी कुर्ट लेविन। तो जब भी मैच करने के लिए आता है तो जनरली ये सिद्धांत देखने को अक्सर मिलते हैं। और अगला है मध्यम श्रेणी सिद्धांत रॉबर्ट के मर्टन। तो ये सिद्धांत अगर आप याद करके जाते हैं तो किन मानी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इसी में से दो तीन तो रहेंगे ही, अगर कुछ नया ऐड हो जाए तब भी। ओके। अगला जो डिस्कशन है वो हमारा भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में, तो हमने इनको यहाँ पर शामिल किया है। सबसे पहला आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है। 1730 में आंदोलन होता है। इसकी जो प्रमुख नेता है वो अमृता देवी है। इसके बाद जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता हैं और इसका संबंध उत्तराखंड से। उत्तराखंड 2000 में बना है। हालांकि जब ये आंदोलन हुआ था तब वो चमोली जिला उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं पीडीसी सोशल वर्क के एग्जाम में। और ये वो आंदोलन है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करके भी जाना है। अगली हम बात करें साइलेंट वैली आंदोलन 1973। केरल शास्त्र साहित्य परिषद द्वारा इसकी अगुवाई की गई और केरल में ये आंदोलन हुआ था। अपिक्को आंदोलन 1983, पांडुरंग हेगड़े इसके प्रमुख नेता थे। कर्नाटक इसका स्थान था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, मेधा पाटेकर इसके प्रमुख नेता थी। और नर्मदा नदी आप सभी जानते हैं इन तीन राज्यों से ऊपर बहती है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 1 के अंतर्गत जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें से एक है 19वीं सदी में भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उसमें जो महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए। इसमें एक हम देख सकते हैं गोपाल हरि देशमुख के द्वारा एक विचारधारा पर काम किया गया, जिसे हम लोक हितवादी कहते हैं। बाद में नहीं लोक हितवादी के नाम से भी जाना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत मैडम एच.पी. ब्लैवत्स्की के द्वारा 1875 अमेरिका में की गई। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। ज्योतिराव फूले द्वारा 1873 में शोधक समाज की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो ये सभी चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं, बार बार रिपीट भी होती रहती हैं। इसमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राजा राम मोहन राय को विशेष 2-3 वर्षों में ज्यादा टारगेट किया गया है। यहाँ से मिला के बहुत सारे प्रश्न आए, तो इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो 1828 में की थी। इन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कराने में जो है विलियम बेंटिक की मदद की। 1885 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक भौतिक दोनों को पाठ्यक्रम में पेश किया गया। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय का एक अहम योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें समाज और उसके समुदाय से संबंध में। पेट्रिकिन सोरेकिन ने जो है एक ये रूसी समाजशास्त्री थे, इन्होंने महान सभ्यताओं को 3 सांस्कृतिक प्रणालियों के अंतर्गत देखा। सबसे पहले वैचारिक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति और संवेदी संस्कृति। इनको इंग्लिश में अगर हम देखें तो आइडियलिस्टिक कल्चर, आइडियलिस्टिक कल्चर और सेंसिटिव कल्चर। अगर दुर्खीम ने संरचनात्मक कार्यात्मकता की जो है बात की, उसकी नींव रखी। सामाजिक डार्विनवाद का संबंध हर्बर्ट स्पेंसर से है। मॉर्गन ने समाज को जंगली से बर्बर, बर्बर से सभ्य तक 3 श्रेणियों में बांटा, यानी जंगली, बर्बर और सभ्य। सामाजिक प्रयोजन के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा जुड़ा हुआ है। और कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में 3 चीजों की, 3 तत्वों की बात की, थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बात करें तो फर्डिनिस्ट टानिश के द्वारा 2 शब्द दिए गए जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं।
एक है जेमिन सॉफ्ट, इसका संबंध समुदाय से, दूसरा है गेसन सॉफ्ट, इसका संबंध समाज से। इसके बाद अगस्ट काम्टे के संदर्भ में बात करें तो अगस्ट काम्टे ने तीन चरणों के संबंध में समाज की बात की। समाज तीन चरणों से ऊपर गुजरा है। इसमें से सबसे पहला चरण है धार्मिक चरण, दूसरा है आध्यात्मिक अवस्था और तीसरा है सकारात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। इसके बाद अगर हम बात करें फूले का जो वर्गीकरण है, जो फूले ने समूह को लेकर वर्ग किया है, दो प्रकार के वर्गों के बारे में चार्ल्स फूले ने बात की है। और चार्ल्स फूले ने ही लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, जो लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया था। तो प्राथमिक समूह के बारे में बात की कि प्राथमिक समूह वो समूह होते हैं जो सीधे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जैसे परिवार है, मित्र है, पड़ोस है। और द्वितीय समूह होते हैं जैसे कि जो सीधे डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते, किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं, राजनीतिक दल, औपचारिक संघ, शहर के में रह रहे लोग, ये सब चीजें। इसके बाद अगर हम बात करें व्यवहार, व्यक्तित्व का व्यवहार सिद्धांत, इसमें कुछ सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, इनको देखना होगा। सबसे पहले पावलोव का सीखने का सिद्धांत, इसे शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहते हैं। इसके कुछ चरण होते हैं, जिन चरणों के माध्यम से ये सिद्धांत पूरी तरीके से काम करता है। इसके बाद स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत, इसे वाद्य कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहते हैं, आरएस कंडीशनिंग सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। फिर अल्बर्ट बांड्रा का सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत, इसमें भी कुछ चरण होते हैं, अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग, इनके माध्यम से सिद्धांत काम करता है। ये जो है सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, क्योंकि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं और मानव की, और उन 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो बार बार पूछ जाती हैं, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है प्यार और अपनेपन की आवश्यकता, और चौथी है सम्मान की आवश्यकता। और जो पांचवी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी कोई पर्टिकुलर पूछ जाती है। तो पांचवी है आत्मबोध की आवश्यकता। ये पांचों की पांचों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि सामाजिक वर्ग के संबंध में जो सर्वहारा और बुजुर्ग शब्द है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए। क्या मान के चलिए कि जितने भी टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सब जंप हो जाते हैं। फ्रायड द्वारा बताए गए चरणों की अगर हम बात करें तो मौखिक, गुदा, फॉलिक, विलंबता और जननांग, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटिक। तो ये फ्रायड द्वारा जो है व्यक्तित्व विकास के चरणों के संदर्भ में ये बात की गई है। आगे हम बात करें, एरिक्सन ने मानव सामाजिक विकास के जो सिद्धांत बताए हैं वो 8 है। और इन 8 चरणों को काफी ज्यादा महत्व इस थ्योरी के अंतर्गत हम देखते हैं। काफी ज्यादा महत्व है सिद्धांत का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट ऑलवेज मिस्टर, विश्वास बनाम अविश्वास, सत्यता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध। तो इस प्रकार ये 8 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है इसने दिया है एरिक एरिक्सन ने। ये सिद्धांत मानव विकास सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, मानव सामाजिक विकास सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको आपको देख लेना है, इनको ऐसे से याद करके जाना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 के अंतर्गत व्यक्ति और समूह के साथ समाज कार्य को हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा व्यक्तिगत समाज कार्य, इसे हम सबसे के जो कहते हैं, इसके संदर्भ में परलमैन की एक परिभाषा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि समाज केस कार्य एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कुछ सामाजिक कल्याण एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक कामकाज में उनकी समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए किया जाता है। 1954 में परिभाषा दी। इनका एक मॉडल जिसे हम समस्या समाधान मॉडल के नाम से जानते हैं, काफी ज्यादा फेमस है, जिसे हम फोर्टी मॉडल भी कहते हैं। इसमें उन्होंने पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस की बात की है, और ये मॉडल पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है। अगर हम सामाजिक केस कार्य के सिद्धांतों की बात करें तो फेलिक्स डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो सिद्धांत दिए गए एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। उन सिद्धांतों को हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, दूसरा है भावनाओं के शोध उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सिद्धांत, तीसरा है नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत, चौथा है स्वीकृति का सिद्धांत, पांचवा है गैर निर्णयात्मक रवैया का सिद्धांत, छठा है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, और पांचवा है यानी सातवां है गोपनीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको कोशिश करिए कि कम से कम इस प्रकार याद करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो सही हो जाए। अगर पूरे रट सकते हैं तो रट लीजिए, अदरवाइज कम से कम 5 तो याद कर लीजिए, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकें, यानी कि कौन सा नहीं होगा इस मेथड से इसका काम जो सॉल्व कर सके। समाज केस वर्क के दृष्टिकोण जो काफी ज्यादा एग्जाम पूछे गए हैं, जिसमें निदानात्मक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत डेटा एकत्र करना, गहन अध्ययन, निदान, मूल्यांकन, ये चीजें शामिल है। मैं रिचमंड ने एक पुस्तक लिखी थी 1917 में, जिसे हम सामाजिक जो है निदान के नाम से जानते हैं, सोशल डायग्नोसिस।
वो इस दृष्टिकोण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस दृष्टिकोण के विकास में योगदान देने वाले अन्य जो निश्चित विद्वान हैं, कैनबेर्टी, लिब्बी, हैमिल्टन आदि। इसके अलावा जो हमारा अगला महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच की अगर जड़ों की बात करें तो ये ऑटो रैंक की विल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका विकास समाज कार्य केस वर्ग के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल के संकाय सदस्यों जिसमें जेसी टॉफ, वर्जीनिया रॉबिन्सन द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें हमने देखा समस्या समाधान दृष्टिकोण हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और अगला महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण है वो है कार्य केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें कार्य केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्यों को छोटे छोटे उसमें सब टास्क में बांटा जाता है जिससे उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके। इसके बाद कट्टरपंथी दृष्टिकोण, फिर से ये मार्क्स के विचारों से संबंधित है। यहाँ पर मुख्य रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तौर पर देखा जाता है कि समाज को अमीर और गरीब में बांटा। कार्ल मार्क्स ने बताया कि इसके पीछे जो पूंजीवादी शक्ति है वो मुख्य कारण है जिससे समाज में क्या है विभिन्न प्रकार की उतार जो हम देख सकते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण। तो समस्याएं जैसे कि व्यक्तिगत लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है, जरूरी नहीं कि समाज द्वारा पूरी तरह से वो अनुभव की जाए। तो कुल मिलाकर जो रेडिकल अप्रोच है इसका संबंध कार्ल मार्क्स से है। और इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की हमने चर्चा की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम केस में रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार की रिकॉर्डिंग की बात की जाती है। रिकॉर्डिंग का मतलब तथ्यों, गतिविधियों, इन सब घटनाओं का लेखा जोखा नहीं करना। सबसे पहला है प्रक्रिया रिकॉर्डिंग, दूसरा है सारांश रिकॉर्डिंग। और ये रिकॉर्डिंग पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्रक्रिया रिकॉर्डिंग, सारांश रिकॉर्डिंग के बाद तीसरी रिकॉर्डिंग है शब्दशाह रिकॉर्डिंग और चौथी है गैर शब्दशाह रिकॉर्डिंग। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखना, इनके प्रकार आपको याद रखना। केस वर्क की प्रक्रिया की बात करें तो केस वर्क की प्रक्रिया जो केस वर्क में क्लाइंट के साथ सोशल वर्क कार्य करते हैं तो वो एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया एग्जाम में कई काफी बार पूछी गई है। सबसे पहले उसमें भर्ती, प्रवेश, जिसे हम इंटेक भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंटेक। फिर इंटेक के बाद स्टडी, फिर डायग्नोसिस मूल्यांकन, निदान, लक्ष्य उपचार, हस्तक्षेप, मूल्यांकन और समाप्ति। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पार्लियामेंट ने 3 प्रकार के निदान के बाद के निदानी कैटेगरी देखती है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं केस वर्क की प्रक्रिया के चरण है जिसके माध्यम से केस वर्क होता है। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा इसमें टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें संदर्भ समूह जो है काफी इम्पोर्टेंट। संदर्भ समूह का संबंध रॉबर्ट मर्टन से भी है, आर्नेस्ट प्रो से भी है। ये एक ऐसा समूह है जिससे किसी व्यक्ति या अन्य समूह की तुलना की जाती है, यानी किसी भी ऐसे समूह को देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश करना, उसके विचारों को, उसकी लाइफ स्टाइल को, उसके आदर्श को, इन सब चीज़ों को फॉलो करना क्या कहलाएगा, संदर्भ समूह। सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग एक ऐसी घटना है जब आप अकेले काम करते हैं तो वो दूसरे लोगों की तुलना में काफ़ी काम करते हैं, लेकिन जब आप समूह में काम करते हैं तो काफ़ी कम प्रयास करते हैं। इसे हम समाजकार की भाषा में सोशल लोफिंग कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है कोहिसिवनेस, है ना, एकजुटता। एकजुटता तब उत्पन्न होती है जब बंधन सामाजिक समूह के सदस्यों को दूसरे और समग्र रूप से समूह को जोड़ते हैं, यानी कि आपस में हम कह सकते हैं म्यूचुअल फ्रेंडशिप या उसे हम कह सकते हैं कंसेंट के आधार पर काम करना। समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता का मतलब है सामाजिक समूह में होने वाली प्रभावशाली पारस्परिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं और परिवर्तन। इसके माध्यम से समूह में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, समूह में लोग एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, जानेंगे बातचीत के माध्यम से। तो क्या होगा, समस्याएं बड़े स्तर पर सॉल्व होंगी। कुर्ट लेविन ने समूह की गतिशीलता को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में वर्णित किया है जिसमें समूह और व्यक्तियों के कार्य करने और परिस्थितियों को बदलने पर प्रतिक्रिया करने का तरीका शामिल है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप डायनेमिक्स है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आए तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट के अंतर्गत यूनिट 3 की हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत। तो सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत एच.बी. ट्रेकर और डगलस के द्वारा जो दिए गए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें 10 सिद्धांतों की बात की गई है। उन 10 सिद्धांतों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत, सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत, निर्देशित समूह अंतः क्रिया का सिद्धांत, लोकतांत्रिक समूह निर्णय का सिद्धांत, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, संसाधन उपयोग का सिद्धांत और जो अंतिम है वो है मूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है,
तो ये जो 10 सिद्धांत हैं ये एच.बी. ट्रेकर के द्वारा दिए गए हैं, एच.बी. ट्रेकर और डगलस के द्वारा। और ये समूह समाज कार्य के क्षेत्र में। इसमें कौन सा है? दूसरा है मूल्यांकन का क्षेत्र। क्योंकि समूह विकास के चरणों की बात करें तो ब्रुश डॉक्यूमेंट के द्वारा जो समूह विकास के चरण दिए गए काफी एग्जाम पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहला है फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, तीसरा है नॉर्मिंग, चौथा है परफॉर्मिंग और पांचवा है ऑब्जर्विंग। इसमें जो पहला है वो सबसे फॉर्मिंग का चरण है, यानी हम कह सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। और लास्ट वाला समापन का है। और बीच के जो तीन है वो प्रक्रिया का पार्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह कार्य में कुछ तकनीकों का प्रयोग भी होता है। उन तकनीकों में से जो ज़्यादा एग्जाम पूछी गई उसमें है उपचारात्मक मॉडल, जो विंटर आरडी के द्वारा दिया गया है। सामाजिक लक्ष्य मॉडल जिसे पॉपुलर रेस्टोरेंट द्वारा दिया गया है। और मध्यस्थता मॉडल जिसे पर्सिंग मॉडल भी कहते हैं, ये शॉर्ट द्वारा दिया गया है। तो इन मॉडलों को आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मॉडल भी इसका एक पार्ट है, जो कि विभिन्न प्रकार की समूह के भीतर व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके बाद यूनिट 4 की बात करते हैं। और यूनिट 4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल एक्ट, सामाजिक क्रिया। व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप के रूप में संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैनेजमेंट द्वारा 1922 में सामाजिक क्रिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और उनकी परिभाषा के अनुसार सामाजिक क्रियाएं प्रचार और सामाजिक कानून के माध्यम से व्यापक सुधार। सामाजिक क्रिया को परिभाषित भी किया है। सिद्दीकी द्वारा सामाजिक जो हम कह सकते हैं, सिद्दीकी के द्वारा सामुदायिक संगठन के कुछ सिद्धांत बताए गए। जैसे हमने बेलिक्स के सिद्धांत देखे, एरिक एरिक्सन के समूह विकास के सिद्धांत देखे, अभी एच.बी. ट्रेकर का देखा। तो वो सामुदायिक संगठन के सिद्धांत में हमें देखते हैं कि सिद्दीकी के द्वारा, एच.वाई. सिद्दीकी इनका पूरा नाम है, तो इनके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत, ये 8 सिद्धांत है। योजना का सिद्धांत, अंतर समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का सिद्धांत, स्वदेशी संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सिद्धांत, सांस्कृतिक अभिविन्यास का सिद्धांत, लचीले संगठन का सिद्धांत और जन भागीदारी का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और काफी बार पूछे भी गए हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाया है तो ये वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो वही चीजें इसमें शामिल है जो एग्जाम में आई है। स्वैच्छिक संगठन एक ऐसे संगठन जिसका इसके कार्यकर्ता चाहे वेतनभोगी हो या अवैतनिक हो, बाहरी नियंत्रण के बिना स्वयं के सदस्यों द्वारा शासित होते हैं। एक तो सामुदायिक संगठन को कंट्रोल करने के लिए, इसको व्यवस्थित तरीके से कामकाज में रखने के लिए, चलाने के लिए और विवादों से बचने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जिसके माध्यम से कार्य करते हैं। इसमें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, सहकारी समिति अधिनियम 1904 और कंपनी अधिनियम 2013। इसमें जो सोसाइटी है इसके गठन के लिए कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती ही है, यानी कि सोसाइटी गठन के लिए कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता अनिवार्य है। इस प्रकार में देखा। साथ ही इस संदर्भ में रोथमैन के मॉडल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सामुदायिक संगठन के संदर्भ में। और इसमें 3 मॉडल दिए, जिसमें सबसे पहला है स्थानीय विकास, जिसे हम लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं। दूसरा है सामाजिक नियोजन, तीसरा है सामाजिक कार्रवाई। तो ये 3 मॉडल आप लोग देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं। ओके, अगर हम अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चलें तो हमारा अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है सामाजिक क्रिया के मॉडल। सामाजिक क्रिया के मॉडल ब्रेटो द्वारा भी दिए गए हैं। ब्रेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 मुख्य मॉडल बताए हैं, इसके भी अपने पार्ट हैं। जो 2 मुख्य मॉडल बताए हैं उसमें पहला है अभिजात सामाजिक क्रिया, दूसरा है लोकप्रिय सामाजिक क्रिया। अभिजात सामाजिक क्रिया को पुनः फिर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें विधायी सामाजिक क्रिया, आर्थिक मंजूरी मॉडल, प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल। और लोकप्रिय सामाजिक क्रिया में प्रत्यक्ष गतिशीलता मॉडल, जनजातक मॉडल और विवेकीकरण मॉडल। तो इस प्रकार हम देखते हैं सामाजिक क्रिया के ये जो मॉडल है एग्जाम में लास्ट बार भी पूछे गए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है और काफी ज्यादा काम में आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिर गांधीवादी दर्शन को बेस बनाते हुए सर्वोदय मॉडल सिद्दीकी के द्वारा दिया गया। इसमें 8 मुख्य बातों पर बात की गई, इसमें जो गांधी दर्शन से प्रेरित थे। सबसे पहला है प्रचार, परिचय, अध्ययन, सहवास, सेवा, प्रतिकार, संचयन और प्रवचन का माहौल का निर्माण। तो ये जो सर्वोदय रणनीति के तहत जो मॉडल दिए गए हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8। तो इनको आपको अच्छे से याद करके जाना। पॉलो फ्रेड का सिद्धांत विवेकीकरण मॉडल से इनका नाम जुड़ा है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सॉल एलेंस्की जो कि सामुदायिक संघर्ष या सामुदायिक संगठन संघर्ष टकराव मॉडल से संबंधित है ये। और 1940 में इन्होंने इंडस्ट्रियल एरियाज फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था।
इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं जो टॉपिक, उन्हीं को हमने यहाँ पर रखा है, तो आप उनको अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। गांधी के सामाजिक कार्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बेटों ने सामाजिक क्रिया के कुछ सिद्धांत भी बताए। इसमें विश्वसनीयता निर्माण का सिद्धांत, वैदिकरण का सिद्धांत, नाटकीयता का सिद्धांत, अनेक रणनीतियों का सिद्धांत, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत और विधिक कार्यक्रमों का सिद्धांत। ये सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको अच्छे से आपको करके जाना है। इसके बाद कुछ यहाँ पर विकास कार्यक्रमों की बात की गई है जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें से 4-5 एटलीस्ट आपको। श्री निकेतन परियोजना, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर 1914, फिर इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर 1948, सब जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 1952, साथ ही गुड़गांव परियोजना, मार्तंडम परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हैच 1921। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, अगली यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत हम उन सब चीज़ों को देखेंगे जो रिसर्च से जुड़ी हुई है, और ये हमारे पेपर 1 की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 प्रकार के अनुसंधान विधियां हैं जिनके आधार पर अनुसंधान होता है: मात्रात्मक विधि, गुणात्मक विधि और मिश्रित विधि। इन तीनों विधियों को हम एक एक करके देखेंगे, और इन तीनों विधियों से भी प्रश्न आते हैं कि समाज कार्य के अनुसंधान की विधियां कौन कौन सी है। तो ये 3 विधियां हैं। तो हर विधि की अपनी विशेषता है। अगर हम मात्रात्मक अनुसंधान विधि की बात करें तो इसमें डेटा एकत्र किया जाता है, और डेटा संख्यात्मक होता है, इसे संख्यात्मक मानों में परिवर्तित किया जाता है। और ये 4 प्रकार का होता है: वर्णनात्मक, सहसंबंध, कारण तुलनात्मक और प्रायोगिक। इसे हम जो कारण तुलनात्मक, इसे अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन भी बोलते हैं। इसके बाद गुणात्मक शोध की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी घटना के संदर्भ में घटनाओं प्रक्रियाओं के अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और ये गुणात्मक अनुसंधान होता है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि केस स्टडी है, इथनोग्राफी है, इथनोमेथोडोलॉजी है, फेनोमेनोलॉजी है और रिलेटिव एनालिसिस है। यानी कि केस स्टडी, नैवेद्य विज्ञान और घटना विज्ञान, नैवेद्य विज्ञान, कथा विश्लेषण। ये जो 5 महत्वपूर्ण प्रकार हैं, ये गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारी इस रिसर्च यूनिट के अंतर्गत: परिकल्पना। परिकल्पना को एक शोध प्रश्न के प्रस्तावित या अस्थायी उत्तर के तौर पर देखते हैं, समझते हैं। और परिकल्पना एक कथन है जो 2 या 2 से अधिक चरों के संबंध की व्याख्या करने की कोशिश करती है। ये परिकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, जैसा कि आपको आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। जिसमें सबसे पहले है शून्य परिकल्पना। अगर शून्य परिकल्पना सत्य होती है तो वैकल्पिक परिकल्पना असत्य हो जाएगी। अगर वैकल्पिक परिकल्पना सत्य होती है तो शून्य परिकल्पना असत्य हो जाएगी। जो शून्य परिकल्पना है इसे H0 से डिनोट करते हैं, या HN से, यानी कि नल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, यानी कि शून्य संबंध। मात्रात्मक अध्ययन का निष्कर्ष आमतौर पर शून्य परिकल्पना की शर्तों पर व्यक्त किया जाता है। दूसरा है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे वैज्ञानिक परिकल्पना भी कहते हैं, और इसे H1 से डिनोट किया जाता है और HA से, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना को शून्य परिकल्पना के विपरीत माना जाता है। आमतौर पर यहाँ पर हम तब आते हैं जब शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो काफी ज्यादा और important है। इसके बाद परिकल्पना में कुछ त्रुटियां होती हैं, उनको समझ लेते हैं। जिसमें टाइप 1 त्रुटि, ये तब होती है जब शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है। यदि हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं जबकि वो सत्य होती है तो ये टाइप 1 त्रुटि होती है। दूसरी त्रुटि जो होती है वो टाइप 2 होती है। जब त्रुटि तब होती है ये जब शून्य परिकल्पना को अमान्य साबित होने पर भी खारिज नहीं किया जाता, यानी कि असत्य होने पर भी जो है स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसे टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक? तो हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट आपको, इसके प्रकार और टाइप एरर आपको इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना है, पढ़ते जाना है। कुछ टेस्ट की बात करते हैं रिसर्च के अंतर्गत, जिसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं: पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो मापने काम करती है वो अंतराल स्केल होती है और अनुपात स्केल होती है। अनुपात स्केल में ही परम शून्य यानी कि पूर्ण जीरो की बात की जाती है। और पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: टी टेस्ट, जे टेस्ट, एफ टेस्ट और एनेवा टेस्ट। तो जो टेस्ट, ये 4 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है कि ये टेस्ट किसने डिजाइन किया है, किसने दिया है। तो एक एक करके ये भी देख लेते हैं। तो टी टेस्ट का संबंध डब्ल्यू गोसेट के द्वारा है, इसे छात्र टी टेस्ट भी कहते हैं। जेड टेस्ट का संबंध एरिच लेहमैन से है। एफ टेस्ट का संबंध
डब्ल्यू स्नेडे कोर्स द्वारा है और रोनाल्ड फिशर के द्वारा इसमें इसके नाम पर इसको रखा गया, उनके सम्मान पर। और जो चौथा है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है एनोवा का, और ये भी रोनाल्ड आर फिशर द्वारा भी दिया गया। ये टी टेस्ट और जे टेस्ट का विस्तार है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के बाद हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ से दो प्रकार के टेस्ट देखने होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट और मैन टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया है और नॉन टेस्ट नॉन हेटनिक के द्वारा। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैर पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं इसमें हम देखते हैं जनसंख्या के बारे में कोई बात नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है पीपीडीएसी मॉडल। पीपीडीएसी मॉडल आरजे मक्के और डब्ल्यू ऑल्फोर्ड द्वारा विकसित किया गया है और ये एक चक्र की तरह काम करता है, क्योंकि एक समस्या जब समाधान प्राप्त करती है दूसरी नए प्रश्नों को जन्म दे देती है। तो ये एक विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रश्न के लिए वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने के लिए ये एक पद्धति है। जैसे ये जो पीपीडीएसी है इसका प्रॉब्लम, प्लान, डाटा, ठीक है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, हिंदी में समस्या, योजना, डाटा, विश्लेषण और निष्कर्ष। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिसर्च के अंतर्गत जो एक टॉपिक है जो कई बार मतलब लगभग लगभग आता ही वो है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग का मतलब है कि किसी एक विशेष संख्या में से व्यक्तियों की चयन करने की प्रक्रिया जनसंख्या की विषमताओं को बेहतर ढंग से समझने निरीक्षण करने के लिए ऐसा किया जाता है। मान लेते हैं कि आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के क्रम में आप ये देखना चाहते हैं कि चाय का टेस्ट अच्छा है कि नहीं, और आपने थोड़ी सी चाय चम्मच से या किसी चीज़ से निकाली और टेस्ट कर ली, तो इसे हम क्या कहेंगे कि आपने चाय का सैंपल लिया। तो सैंपलिंग को इस संदर्भ में समझ सकते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं तो जनसंख्या में प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना होती है, किसमें, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। क्योंकि हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ जनसंख्या के कुछ तत्वों को चुने जाने की संभावना नहीं होती, या हम कह सकते हैं सभी तत्वों की चुने जाने की समान संभावना नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दो प्रकार की होती है, यानी कि संभाव्यता प्रक्रिया जो है प्रतिचयन और नॉन संभाव्यता प्रतिचयन या नमूना का। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसके कुछ प्रकार होते हैं, इसे हम कन्वेंस सैंपलिंग के नाम से जानते हैं या सुविधाजनक नमूना। दूसरा है कोटा सैंपलिंग या कोटा नमूना, ठीक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सैंपलिंग है वो है इसके अंतर्गत निर्णयात्मक या उद्देश्यपूर्ण नमूना का। इसको आप अच्छे से करके जाना सर, है ना, और आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये लिखी हुई। चौथा है स्नोबॉल सैंपलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये ट्रेंडिंग में है। शोधकर्ता इस तकनीक का उपयोग तब करते हैं जब नमूना आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसमें शोधकर्ता कुछ जान पहचान वाले लोगों से बात करते हैं और वहीं से रिसर्च शुरू करते हैं। यही लोग कुछ नए नाम बताते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब जो हमारा उत्तर है वो, या जब उत्तरदाता मिलना बंद ना हो जाए। तो इस प्रकार ये सैंपलिंग रेफरल प्रणाली की तरह काम करती है। जैसे HIV एड्स, यौन संचय के रोगों के बारे में जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है तो ऐसे विषय पर कोई जल्दी बात करता नहीं है, तो वहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो ये भी कितने प्रकार की होती है, ये भी 3 प्रकार की होती है, स्तरीकृत या नमूनाकरण। दूसरा है रैंडम क्लस्टर सैंपलिंग, ये कहीं थोड़ा बहुत छोटे सैंपलिंग से जुड़ी हुई है, स्ट्रेफाइड से जुड़ी हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरी सैंपलिंग है वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, है ना। तो ये सैंपलिंग के प्रकार हैं व्यवस्थित नमूनाकरण, तो आप इनको अच्छे से करते हैं। अगर हम नमूनाकरण पूर्वाग्रह की बात करें तो एक विशिष्ट वास्तविक क्षेत्र से जब हम सैंपल लेते हैं, तो जैसे कि मैंने ले लिया HIV एड्स के संबंध में सैंपल लिया, और एक ऐसे स्कूल में सैंपल लिए जहाँ पर स्कूल में लड़कियों के साथ किया गया रिसर्च पक्षपातपूर्ण हो, क्योंकि उसमें वो लोग शामिल नहीं हुए जो स्कूल छोड़ दिया, यानी कुल मिला के ये पूरी तरीके से हमारा रिसर्च सही नहीं होगा। नमूनाकरण में क्या होगी, बायसनेस। ओके, नमूनाकार त्रुटि क्या होती है, तो नमूनाकार त्रुटि में हम देखते हैं कि ऐसी त्रुटियां जो डेटा संग्रह, प्रसंस्करण या नमूना डिजाइन में समस्याओं के कारण अंतिम सर्वेक्षण अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें, विश्वसनीयता की बात करें, तो ये उस सीमा को संदर्भित करता है जिस हद तक समान परिस्थितियों में बार बार किए गए माप का समान परिणाम आता है ना। तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो कोरिलेशन से जुड़ा हुआ है, और कोरिलेशन से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। शेष संबंध विश्लेषण, शेष संबंध विश्लेषण का संबंध है, साधारण शब्दों में शेष संबंध का अर्थ होता है एक चर का दूसरे से संबंध। सकारात्मक शेष संबंध जब होता है तो दो चरों के बीच एक संबंध जिसमें दोनों चर
एक ही दिशा में चलते हैं। अगर एक चर में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे चर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। मान लेते हैं एक चर बढ़ने से दूसरा चर बढ़ेगा और एक चर घटने से दूसरा चर घटेगा, जिससे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद निगेटिव कोरिलेशन भी होता है। निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि अगर एक चर घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, शून्य जो सहसंबंध होता है, जीरो कोरिलेशन होता है, इसमें दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता। इन सबके बाद जो हमारा रिसर्च के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, उसको भी एक बार देख लेना है। इसमें से सबसे पहला है वो है नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र पैमाना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मात्र हम देख सकते हैं वर्गीकरण श्रेणियों में इसको रखा जाता है, जिसे इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। दूसरा है ऑर्डिनल, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ रैंक दे दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से इस डाटा को रखा जाता है। इसके बाद तीसरा है अंतराल, और इसमें पहले दो की विशेषताएं शामिल होती हैं, ये अंतराल चर होता है। और जो चौथा है, जो टॉप लेवल का है, जिसमें तीन तीनों की विशेषताएं होती हैं, वह है अनुपात, रेशियो। इसमें पूर्ण शून्य की बात की जाती है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशियो चर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत जो मेजरमेंट की बात की जाती है रिसर्च के अंतर्गत, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि माध्यिका के माप के लिए तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से, माध्य, माध्यिका और बहुलक। यहाँ माध्य का संबंध है, औसत कहा जाता है माध्य को। माध्य की गणना सभी डेटा मानों को एक साथ जोड़कर एन से विभाजित करके की जाती है, जहाँ एन डेटा की कुल संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आप मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे माध्यिका क्या होती है। सबसे पहले हम डेटा को सेट करेंगे आरोही और अवरोही क्रम में, और संख्याओं के समूहों के केंद्र बिंदु को माध्यिका मानते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर संख्या विषम है तो माध्यिका केंद्र की संख्या होगी, लेकिन अगर संख्या विषम नहीं है तो जो दो मध्य की संख्या होंगी उनको हम आपस में जोड़कर दो से भाग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें माध्यिका मिल जाए। इसके बाद बहुलक की अगर हम बात करें तो बहुलक किसी भी संख्या क्रम में आने सबसे अधिक आने वाला जो अंक होता है वही बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं 15 15 15 20 20 21 25 36, यहाँ पर 15 लगभग 3 बार आया है, तो यहाँ पर 15 क्या है, बहुलक। ओके, तो बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इसी प्रकार रिसर्च के अंतर्गत कुर्तोसिस एक टर्म होता है, इसका संबंध आवृत्ति वितरण की शिखरता या सपाटता से होता है। कुर्तोसिस इस बात का माप है कि समान वितरण के सापेक्ष डेटा की भारी पूंछ वाला है या हल्की पूंछ वाला है। यदि कोई वितरण सामान्य से अधिक चरम पर है तो इसे लेप्टोप्रोटिक कहा जाता है। यदि कोई वितरण सामान्य से अधिक सपाट है तो प्लेटिप्रोटिक, और एक सामान्य वर्ग को मेसोप्रोटिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे रिजल्ट दे सकें। अगला है वेरिएबल। कुछ वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब किसी प्रयोग में किसी अन्वेषक द्वारा किसी चर में हेरफेर की जाती है तो उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। एक होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब किसी चर को अन्वेषक द्वारा मापा गिना दर्ज किया जाता है तो ये आश्रित चर होता है, इसमें हेरफेर नहीं किया जाता, इसके बजाय ये परिणाम का एक प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही अगर हम अगले चर की बात करें तो वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र राशि चर के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझाने में ये मदद करते हैं। इससे छात्रों के अंकों पर उच्च तनाव के स्तर का प्रभाव देता है। अन्य उदाहरणों की अगर हम बात करें तो भूमि के आकार और किसान की आय के बीच संबंध देखना, अच्छा बीज, अच्छी खाद प्रौद्योगिकी, ये सभी मध्यवर्ती चर हो सकते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यूनिट 5 के। यूनिट 5 के अंतर्गत रिसर्च में पढ़ते हैं, जो कि दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चौथा है वो एक्स्ट्रा नियस वेरिएबल, जो अध्ययन के परिणाम पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि अनुसंधान के पाठ्यक्रम को प्रभावित ना करें। उदाहरण के लिए ठंड कमरे में परीक्षा देना, ये सब चीजें। तो आई होप आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगले सेशन को रखेंगे, जिसमें हम अगली 6 से लेकर के 10 की यूनिट तक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका पुनः में एक बार स्वागत है। और आज हम यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक मैराथन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक कवर किया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। और इसके बाद आज हम यहाँ पर यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक कवर करेंगे।
हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, हम उन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले यूनिट 6 के अंतर्गत प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएं, जो कि हमारी यूनिट का नाम है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं लॉर्ड वेरिच ने एक परिभाषा दी। उसके अंतर्गत एक संगठन, चाहे उसके कर्मचारी वेतनभोगी हो या अवैतनिक हो, बाहरी नियंत्रण के बिना अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी कि जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं वो निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं। वो अधिनियम कौन कौन से हैं, उन अधिनियम पे हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि ये अधिनियम काफी बार एग्जाम पूछे गए, जिसमें से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, सहकारी समिति अधिनियम 1904 या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8। तो ये सब जो है एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और इस वजह से इनको याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम समाज कल्याण प्रशासन के मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अंतर्गत कुछ प्रमुख मॉडल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सबसे पहले है फैमिलियल मॉडल, यानी कि पारिवारिक मॉडल। परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने, विशेष रूप से बेरोजगार बच्चों, वृद्ध लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली माना जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि सभी परिवार में बच्चे, वृद्ध, इस तरह के जो है पारिवारिक सदस्य पाए जाते हैं। उन सबके दृष्टिकोण से मॉडल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अवशिष्ट कल्याण मॉडल, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। इस मॉडल के अनुसार सहायता केवल तभी प्रदान की जाती है जब लोगों को आय प्राप्त करने वाले सामान्य साधन एक हिसाब से कहते हैं विफल हो जाते हैं, ठीक है, तब उनको जो है आय एक हिसाब से कहते हैं सहायता प्रदान की जाती है। ओके, इसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो है उपलब्धि प्रदर्शन मॉडल। ये तीनों मॉडल पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से जो उपलब्धि प्रदर्शन मॉडल है ये कभी कभी सिंगल रूप में पूछा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, ये पूछा गया है, इसे हैंड मेडन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसका आधार ये है कि सामाजिक आवश्यकताओं को योग्यता, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। अगला जो मॉडल है इंस्टीट्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ये मॉडल सभी को सार्वभौमिक रूप से विशेष तौर पे जो आवश्यकता वाले लोगों को है उनको चुनिंदा सेवाएं प्रदान करने की बात करता है, जैसे कि पेंशन योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता, ये सब चीजें। तो ये कुछ मॉडल हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं और ये हमारी यूनिट 6 से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला डिस्कशन का टॉपिक है वो है समाज कल्याण प्रशासन। इसमें जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है वो पोस्ट कॉर्ड फार्मूले से। और पोस्ट कॉर्ड फार्मूला 1937 में प्रकाशित अपने प्रबंधन पेपर, इसका नाम था संगठन के सिद्धांत पर नोट्स। इसके तहत लूथर गुलिक और लिंडर उर्विक द्वारा ये दिया गया। इस फार्मूले में प्रत्येक का एक कह सकते हैं उप कोड है। जो पोस्ट कॉर्ड है इसमें प्रत्येक का एक अपना अलग नाम है, एक अक्षर एक जो है विशेष व्यवस्था की बात करता है। जैसे कि पोस्ट कॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो पी है इसका मतलब है प्लानिंग, आयोजन, नियोजन। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है आयोजन। तीसरा है एस यानी कि स्टाफिंग। डी का है डायरेक्शन, निर्देशन। सी का है कोऑर्डिनेशन। और आर का है रिपोर्टिंग। और बी का है बजटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं, जो इसका फुल फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके जाना है। कई बार ये सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही तरीके से मैच नहीं है। मान लीजिए सी की जगह पे वहाँ आपको जो कोऑर्डिनेशन होता है ये, इसको इसकी जगह पे वहाँ आपको कम्युनिकेशन या इस तरह के कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया और आपको चेक करेंगे कि आप इस चीज़ को सही से पढ़कर आए हैं कि नहीं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में सामाजिक विपणन के कुछ मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक विपणन उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न मॉडलों का उपयोग करता है, जिसमें है SCT मॉडल, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार को, ये त्रैमासिक पारस्परिकता पर काम करता है। इसमें व्यवहार, संज्ञानात्मक और अन्य पारस्परिक कारक मिलकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का क्रियात्मक रूप से निर्धारित करते हैं और इस हिसाब से ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, जिसे हम HBM के नाम से जानते हैं। और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के बीच सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडलों में से एक है।
ये समझने की कोशिश करता है कि लोग बीमारियों की रोकथाम या पता लगाने के कार्यक्रमों में भाग क्यों नहीं लेते, क्या रीजन है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके बाद जो अगला मॉडल है वो तर्कसंगत कार्रवाई का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन भी कह सकते हैं, TRA। इसे फिश, ब्रेन और एजनेन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये मॉडल एग्जाम में लास्ट बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं चीजें इस यूनिट से पूछ जाती हैं, जिसमें से एक है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, FCRA। सबसे पहले 1976 में लाया गया, फिर 1976 का निरस्त करके 2010 में लाया गया, और फिर तब से समय समय पर इस पर संशोधन होते रहते हैं। इसका उपयोग विनियमित करने के लिए, जो विदेशों से पैसा आता है उसको विनियमित करने के लिए कानून को संरक्षित करने वाला एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कानून है, इस पे हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए विवेक कुमार तिवारी के नाम से, सोशल वर्क क्लासेज आपको मिल जाएगा। यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो सामाजिक नीति, योजना और सामाजिक विकास। यूनिट 7 के अंतर्गत कुछ मॉडल जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, जिसमें से रिचर्ड टिस्टमिट्स के द्वारा 3 मॉडल दिए हैं, जिसमें से रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, अवशिष्ट कल्याण मॉडल, इसे हम हस्तक्षेप स्थिति से जोड़ सकते हैं। राज्य गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। नीति निर्माण में बॉटम अप अप्रोच का पालन इसमें किया जाता है। सामाजिक कल्याण संस्थाएं तभी क्रियान्वित होगी जब आपूर्ति, परिवार, बाजार या सामान्य संरचनाएं टूट जाएंगी। ये हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब सामान्य प्रक्रिया से संरचनाएं जब टूट जाती हैं तभी एक ही हिसाब से हम देख सकते हैं कि सामाजिक कल्याण संस्थाएं होती हैं वो एक्टिव होती हैं। तो इसमें हस्तक्षेप यानी लेसे फेयर से इसका गहरा संबंध है। दूसरा है औद्योगिक उपलब्धि प्रदर्शन मॉडल, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। सामाजिक आवश्यकताओं को योग्यता, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, ये हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद है संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल, इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और प्रगतिशील कराधान के माध्यम से आय के पुनर्वितरण की रणनीतियों को विकसित किया जाता है। सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय, इन सब चीजों का ध्यान इसमें रखा जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है फेल्ट नीड। ये वे जरूरतें होती हैं जो लोग महसूस करते हैं, इसलिए स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जब हम बीमार महसूस करते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है तो देखभाल की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता को चाहत के बराबर माना गया है। यानी कि कुछ ऐसी नीड्स होती हैं फेल्ट नीड्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अगर हम बात करें तो सतत विकास का जो टॉपिक है, जो हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, करंट अफेयर्स की वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप अगेन उसको एक बार देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जो 17 एसडीजी गोल्स मैंने कवर किए हैं, और वो 17 एसडीजी गोल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो सतत विकास की पहली जो आधिकारिक परिभाषा है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा दी गई थी, और उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रुटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी। तो उसमें सतत विकास की परिभाषा दी गई थी। सतत विकास एक ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करने की बात करता है जिससे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, यानी उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। मानव विकास सूचकांक, जो कि हम जिसे HDI के नाम से जानते हैं, और ये 1991 से जारी किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जारीकर्ताओं में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का नाम आता है, और प्रोफेसर महबूब उल हक का नाम आता है। ठीक है, तो इन दो अर्थशास्त्रियों के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है, और HDI इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। और यहाँ पर 3 मुख्य जो मानक होते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, या हम इसे आय से जोड़ के देख सकते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद करके जाना है, और ये टॉपिक हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, तो करंट अफेयर्स की वीडियो में वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला जो है वो नीति आयोग के बारे में बात की गई है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इससे पहले जो है 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना की गई, और 1950 से 2014 तक योजना आयोग कार्य करता रहा, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा योजना आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, मतलब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और नीति आयोग का गठन किया गया।
ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है भारत सरकार के लिए, और निर्देशात्मक नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत की राज्य सरकारों और उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्माण में ये भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सहकारी संघवाद की दिशा में कार्य करता है। क्षेत्राधिकार इसका भारत, पूरे भारत पर है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और सीईओ बीवी आर सुब्रमण्यम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं नीति आयोग के संदर्भ में। इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 2015, है ना। इसके बाद हम यूनिट 8 पे आते हैं, और यूनिट 8 के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे संविधान के बारे में इसमें बात की गई है। तो संविधान में हम देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो हम भारत के लोग। तो इसमें जो पहला संशोधन किया गया संविधान की प्रस्तावना में, वो 1976 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ठीक है, तो आप एक बार ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रस्तावना को पढ़ के जाइएगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो 5 शब्द हमने बोले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, ये तो इनका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, या हम कह सकते हैं कि निर्णय है, वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में ये वाद आया था, और यहाँ पर एक हिसाब से हम देखते हैं संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, मूल ढांचे की बात की गई थी, कि संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रावधान है वो इसमें किए गए हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, और यहाँ से प्रश्न लगभग लगभग पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, और पिछले 2-3 वर्षों में इस टॉपिक को खूब टारगेट करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 कर्तव्य बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का पालन और सम्मान करना। तो ये जो 11 कर्तव्य हैं, ये 11 के 11 कर्तव्य तो आप हो सकता है ना याद कर पाए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इससे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मतलब दूसरा जो कर्तव्य है, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, यहाँ से आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से आ चुका है, तो ये कर्तव्य आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पांचवा कर्तव्य जो यहाँ पर है वो महिलाओं की गरिमा से भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना तथा महिला की गरिमा को स्थापित करना। छठा जो है वो राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति को समृद्ध करने और विरासत को संरक्षण से संबंधित है। और सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार ये जो हमारे कर्तव्य है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो एग्जाम में अब तक पूछा गया है बार बार, वो है 11वां। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी माता पिता अभिभावक है उनका कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं या इस आयु के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये बात 66वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ी गई। और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा को न केवल मौलिक कर्तव्य बनाया गया था बल्कि मूल अधिकार भी बना दिया जाता है। तो अभी जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद करके समझ के जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकारों से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में कुछ संशोधन किया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, जिसमें 14 में समानता की बात की गई है। 15 में जो है धर्म, लिंग, जाति इन सबके आधार पर भेदभाव के निषेध की बात की गई है। और जो 16वां है उसमें अवसरों के समानता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है ना। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं अधिकार हैं उनकी बात इसमें की गई है। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख के जाना, पढ़ के जाना।
अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से 22, शोषण विरोधी अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। कई बार आपको अगर इतना भी याद है तब भी आपका कोई काम हो जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात की गई है, और वहां पर ऑप्शन 25 से 26 से 12 है, मतलब जो भी है, जैसे कि 14 है, 16 है, 25 है, 29 है। तो अगर आपको पता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात 29 और 30 में है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी सवाल को सही कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इनको शॉर्ट टर्म में जरूर याद करके जाइए, और अगर आप इनको पूरे से अच्छे से याद करके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और सातवां जो ये वाला तो अब हमारे मूल अधिकार में नहीं है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इस समय ये संविधान के भाग 12 में है, अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। तो केवल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है, जिसमें जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के तहत इसमें 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के उपचारों के अधिकार के संदर्भ में जो 5 प्रकार के रिट हैं वो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोरी और वारंट। तो ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की जो इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत वहां से प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक ये भी है। राज्य की नीति निषेध तत्व जो है, जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत प्रोवाइड किए गए हैं, भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निषेध जो तत्व है कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है भारतीय संविधान में, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। इसमें अनुच्छेद 39A में कहा गया है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, जिससे आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। अनुच्छेद 39 नागरिकों, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, को आजीविका के पर्याप्त साधन जो है अधिकार प्रदान करना। फिर 39D में कहा गया है लैंगिक भेदभाव के बिना महिला और पुरुष को समान कार्य के समान वेतन देना। अनुच्छेद 41 काफी बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कुछ मामलों में काम पानी, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता तथा अन्य भावों की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की बात इसमें की गई है। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, जिसमें टेलीग्राम सबसे प्रमुख है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, और साथ ही व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपको फायदेमंद मतलब फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। इसके बाद जो हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक, तो मतलब वो इसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करेंगे वो है अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, उनको हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। और इस शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ डिटेल से चर्चा नहीं की जा सकती, इस वजह से जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट छूट गई हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की अगर बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, कुछ अनुसूचियां बढ़ी हैं जिनकी हम चर्चा भी करेंगे यहाँ पे। इसमें जो पहली अनुसूची है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विवरण की बात कही गई है। अनुसूची 4 में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। और अनुसूची 5 और 6 काफी बार एग्जाम पूछी गई है। 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, क्योंकि अनुसूची 5 में इन राज्यों के बारे में बात नहीं की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अनुसूची 7 में हम देखते हैं जो हमारी 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें जो विषय है उनके बारे में बात की गई। इसके बाद अनुसूची 8 जो है, जिसमें भाषा की बात की गई है, इसमें कुल 22 भाषाओं की बात की गई है। इसके बाद अनुसूची 9 में न्यायिक पुनर्विलोकन से सुरक्षा से प्राप्त विधियों की बात की गई है। इसमें इसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 10, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और इसे भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुसूची 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, यानी कि पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को इसमें रखा गया है।
और भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको शामिल किया गया है। अगली अगर हम बात करें तो इसमें अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए। इसे भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान जो भी है वहां से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, विशेषकर जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वहां से प्रश्न जरूर आते हैं। संविधान के कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेद की बात करें जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 45 की 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। 243 डी नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। 275 कुछ राज्यों को संघ संविधान की बात की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। 332 विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। और फिर सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे की बात अनुच्छेद 335 में की गई है। तो आप इन विविध प्रावधानों को अच्छे से पढ़ के जाइए, याद करके जाइए। ये सभी वो चीज प्रावधान है जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 और अनुसूचित यानी कि पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 340 की बात यहाँ पर की गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रावधानों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इसका जो पार्ट 1 था जिसमें मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक कवर किया है तो उसको भी जरूर देखिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यूनिट 9 पे आते हैं और यूनिट 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की एक स्थिति है। इसमें सिर्फ बीमारी या दुर्बलता का अभाव के अलावा और भी बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें से कुछ जो एग्जाम हो जाती है उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है क्योंकि 60 नोट्स है और मैराथन क्लास है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा गया है जो एग्जाम में कम आने की संभावना है, जो ज़्यादा आने की संभावना है उनको शामिल किया गया है। तो पीटीएसडी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछा गया है, पूछा जा सकता है। जिस प्रकार पैटर्न रिपीट हो रहा है कि क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछे जा रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई घटना होती है उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और इसके बाद उसकी वजह से जो तनाव होता है उसे हम अभिजात के बाद तनाव की बात उसे हम मतलब कह सकते हैं कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिघात के बाद का तनाव विकार है ना। तो इस प्रकार जैसे मान लेते हैं कोई प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप, सुनामी, जैसे 2004 में इंडोनेशिया में जो सुनामी आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, अपनी आंखों के सामने उन्होंने उन घटनाओं को देखा जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उसका लंबे समय तक अगर उन पे उनके मस्तिष्क में जीवन भी प्रभाव रहता है तो कहीं ना कहीं पीटीएसडी का लक्षण माना जाएगा। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। अगला है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का वर्णन करने के लिए सबसे जटिल विकार है ये। और सीजोफ्रेनिया में कुछ विशेषताएं होती है जैसे कि मति भ्रम है, हेलुसिनेशन है और डिल्यूजन है जिसे भ्रम कहते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे जो डिल्यूजन होता है इसमें ब्रीफ सबूत के बावजूद गलत निश्चित विश्वास करना। और मति भ्रम में जैसे आवाजें सुनना, लगना कि कोई खड़ा है, कोई कुछ कह रहा है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत आते हैं। अगर हम 19वीं शताब्दी में सिजोफ्रेनिया के कुछ ऐतिहासिक पॉइंट में बात करें तो 19वीं शताब्दी में ग्रीसिंगर ने विकार को डेमेंस प्रिकोस नाम दिया जिसे उन्होंने किशोरावस्था में शुरू होने वाले बौद्धिक गिरावट को आगे बढ़ने वाला बताया। कर्ट साइडर ने लक्षणों और विशेषताओं को एक समूह की पहचान करके निदान को अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने योगदान को दिया ताकि इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को टैकल किया जा सके, उनको उनका निदान किया जा सके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट विकार है, डिसऑर्डर है, वो है सीजो इफेक्टिव विकार। सीजो इफेक्टिव जो विकार है, डिसऑर्डर है, ये एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्तियों को सीजोफ्रेनिया के लक्षणों का एक संयोजन अनुभव होता है जैसे कि मति भ्रम, भ्रम, मूड विकार, इस प्रकार के अवसाद लक्षण, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कोमॉर्बिडिटी यानी कि सहारोगता। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित कई व्यक्ति अन्य मानसिक विकारों से मानदंडों को भी पूरा करते हैं या हम कह सकते हैं अन्य मानसिक विकार भी पाए जाते हैं। साथ ही इलाज को भी वो जटिल बना देते हैं अगर एक साथ कई सारे विकार पाए जाते हैं जैसे अवसाद, पीटीएसडी, यूनानी बाध्यकारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव विकार। तो इस प्रकार के जो कई सारे विकार एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति को जीवनचर्या को प्रभावित करते हैं तो उसे हम कोमॉर्बिडिटी यानी कि सहरुग्णता के नाम से जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है।
इसके बाद है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसमें क्या होता है कि लक्षणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान देने में कठिनाई, व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई, और अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी जिसमें बैठे रहने में असमर्थता, चुपचाप खेलने में कठिनाई, चलते रहना, अधिक बातें करना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो अब आपके आसपास भी इस तरह की अगर कोई पर्सन है तो आप थोड़ा नोटिस करिए कहीं वो इस प्रकार की चीज़ों से ग्रसित तो नहीं है ना। ठीक है। आगे देखते हैं मनोरोग सामाजिक कार्य, साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो लास्ट बार भी यहाँ से प्रश्न आया था। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक कामकाज को बढ़ावा देना और सुखद और इष्टतम मस्तिष्क को बनाए रखना। 1985 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने स्नातकोत्तर स्तर पर मनोचिकित्सीय समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया। आपको बताना है कि टाटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। देखिए सबसे पहले कमेंट कौन करता है। 1946 में भोरे समिति की अनुशंसा पर अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना 1954 में की गई। 1974 में बंगलौर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाया गया, जो कि हम कह सकते हैं कि मनोरोग सामाजिक समाज कार्य के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अक्सर पूछे आते रहते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996, स्वापक औषध एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जिसे हम एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं, एनडीपीएस एक्ट। इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट अच्छे से करके जाना। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 और 2017। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, ये कब का है? 1992 का। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, जिसे 2016 में अंतिम रूप से संशोधित किया गया। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता, एकात्मिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2022। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए अपने व्यू को। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। होम्योस्टेटिक्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब है कि जो शरीर होता है मनुष्य का, उसमें एक स्व विनियमन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जैविक प्रणालियाँ अपने बदलते हुए बॉडी इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तालमेल बिठाते हुए स्थिरता बनाए रखते हैं। इसे हम विभिन्न परिस्थितियों में बॉडी को एक हिसाब से, शरीर को संतुलित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्व विनियमन प्रक्रिया या होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कुछ जो उपाय हैं, इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, पीएनडीटी अधिनियम 1994, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। अगर आप इतने भी अधिनियम याद करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि इसमें से 3-4 तो आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं, है ना। तो अच्छे से करके जाना। इसके बाद श्रम कल्याण से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, काफी बार पूछा गया है ये। ट्रेड यूनियन 1926, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। तो ये अच्छे से करके जाना है आप सभी को, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग लगभग जो है रिपीट होते रहते हैं। तो हमारे फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं दिसंबर 2025 के लिए। तो आप सभी में से अगर कोई भी प्लान कर रहा है दिसंबर 2025 के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा टाइम दे पाएंगे अगर अभी आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और 26 जून तक डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जहाँ से एग्जाम में पिछले कई वर्षों में प्रश्न देखे गए हैं, इसका फुल फॉर्म हम पहले इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। CSR, ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो CSR, जिसे हम कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं, को पर्यावरण पर कंपनियों के प्रभाव और समाज कल्याण के प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेदारी लेने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट पहल के रूप में जाना जाता है।
सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनियां बहुत सारा उत्पादन करती हैं, उत्पादन के माध्यम से बहुत सारी कंपनियां पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से एक हिसाब से नुकसान पहुंचाती हैं, या समाज पे जो विभिन्न प्रकार से निगेटिव या हम कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो समाज को वो एक कुछ सकारात्मक योगदान देती है, जिसे हम CSR के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि जो भी उनको लाभ होता है पिछले 3 वर्षों में, उसका 2% कम से कम वो CSR गतिविधियों में खर्च करती है, जिसमें शिक्षा अन्य बहुत प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। तो जैसे कोई कंपनी उत्पादन कर रही है, उसके माध्यम से पेड़ों को बहुत सारे नुकसान पहुंच रहा है, किसी प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके जिससे जो फायदा होता है, तो विभिन्न माध्यम से वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकती है। या हम कह सकते हैं कि समाज से अगर वो कुछ ले रही है, तो बदले में समाज को दे रहे हैं। तो सबसे पहले अनिवार्य यानी कि CSAR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। तो कम से कम 3 वर्षों का जो शुद्ध लाभ होता है, उसमें से 2% इसमें खर्च किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। और कंपनी अधिनियम 2014 में इसकी बात कही गई है, तो इसको भी आपको करके याद करके जाना है। बाकी CSR का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है। आगे हम बात करें तो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिक्स सिग्मा का। सिक्स सिग्मा एक प्रक्रिया है, सुधार प्रक्रिया है, और ये तकनीकी और उपकरणों का एक सेट भी है। 1980 में मेट्रोला में काम करते समय इंजीनियर बिल स्मिथ द्वारा इसे विकसित किया गया, तथा जैक वेल्च ने इसे अपनी व्यावसायिक रणनीति का केंद्र बनाया, और ये सांख्यिकीय रूप से दोषों को मुक्त होने की उम्मीद से संबंधित है, यानी कि गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। सामूहिक सौदेबाजी से प्रश्न लास्ट बार भी आया है, और इस शब्द का पहले प्रयोग यानी सबसे पहले प्रयोग ब्रिटिश वेब ने किया था। ये मूल रूप से नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच रोजगार की शर्तों पर बातचीत करने की एक विधि है, और ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, ये सभी वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाना, या 2-3 बार वीडियो देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। अगला जो टॉपिक है और जो यूनिट है वो है यूनिट 10, और हमारा लास्ट यूनिट है राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, NISD। इसकी स्थापना विभिन्न रूप से राष्ट्रीय मंचों पर उभरी सिफारिशों के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में केंद्रीय सुधार सेवा ब्यूरो के रूप में की गई। ठीक है, 1964 में। आपको ये डेट याद रखनी, क्योंकि ये डेटें भाई जो है कई बार पूछी गई हैं, मतलब जो है बार बार पूछ जाती है। 1964 में ब्यूरो को तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1975 में संस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय बन गया। जुलाई 2002 से राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का एक स्वायत्त निकाय है ये, और NCT दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसाइटी अधिनियम के तहत ये पंजीकृत है। अगर हम इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, आए हुए हैं, तो इसकी अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान रक्षा क्षेत्र के क्षेत्र में यानी सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। हालांकि सामाजिक रक्षा की सुरक्षा के लिए जो गतिविधियां और कार्यक्रम संपूर्ण दायरे को ये कवर करता है, लेकिन वर्तमान में कुछ चीजों को ये कवर करता है, जैसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए भिक्षावृत्ति की रोकथाम, और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के क्षेत्र में ये काम करता है। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए एक केंद्रीय सलाहकारी निकाय है। ये जो संस्थान है, ये महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ संस्थान सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में जो है निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास उपकरण कार्यक्रम नीतियां विकसित करता है। इसके बाद है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कई बार एजेंसी लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अथॉरिटी है, ठीक है, एजेंसी नहीं होगा। ये एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 1990 में इसकी स्थापना हुई, और इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 68 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। देश में गोद लेने को विनियमित करने के लिए, अनाथ, आत्मसमर्पण और प्रत्यक्त बच्चों को गोद लेने के लिए प्रबंधन करने के लिए इसका गठन किया गया है। देश में गोद लेने को बढ़ावा देना, राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना, अंतर्राज्यीय गोद लेने की प्रक्रिया को सुलभ बनाना, सुविधा प्रदान करना, और इन सब क्षेत्र में काम करना, समय समय पर नियम बनाना आदि कार्य कारा के हैं। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन कारा से भी वही कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। आगे हम बात करें तो 2021 में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं, और उन महत्वपूर्ण बातों में
कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं आइए देखते हैं। गंभीर अपराधों की परिभाषा में बदलाव किया गया है और संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी बच्चे पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाता है तो किशोर न्याय बोर्ड इसकी जांच करेगा। तो इस प्रकार इसमें कुछ बदलाव किए गए। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत वो है परिवार से जुड़ा हुआ। परिवार काफी संवेदनशील इकाई है और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो मनुष्य समाजीकरण जिसका होता है, मनुष्य का समाजीकरण सबसे पहले परिवार में ही होता है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस नामक शब्द से हुई है। परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई है जिसमें माता पिता बच्चे होते हैं, जिसमें माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से खून के रिश्ते अथवा विवाह के रिश्तों से जुड़े होते हैं और साथ रहते भी हैं और कभी कभी नहीं भी रहते। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक कामकाज को समझने के लिए कुछ मॉडल जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसमें सबसे पहला है सरकम्प्लेक्स मॉडल। डॉक्टर डेविड ओल्सन के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। वैवाहिक और पारिवारिक प्रणालियों का सरकम्प्लेक्स मॉडल डेविड ओल्सन के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक परिवार के कामकाज की जांच करने के लिए बनाया गया है और इसमें तीन मुख्य आयामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सबसे पहले वैवाहिक और पारिवारिक सामंजस्य यानी कि मैरिटियल एंड फैमिली कोहेशन। देखो, मैरिटियल एंड फैमिली कोहेशन ये तीनों, ये सब दोनों सब तीनों में कॉमन है। जो मुख्य आपको समझना है, याद रखना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन और कोहेशन। ये तीन आपको याद रखना है कि सरकम्प्लेक्स मॉडल के जो तीन भाग हैं वो कौन कौन से हैं। कोहेशन यानी सामंजस्य, लचीलापन और संचार। और ये तीनों कहाँ पे देखा जाता है? वैवाहिक और पारिवारिक मामलों में इसको देखा समझा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं जो हमारा अगला मॉडल है वो है मैक मास्टर मॉडल। नाथन बी एपस्टीन द्वारा दिया गया है। रचनात्मक पारिवारिक मॉडल या थेरेपी दृष्टिकोण साल्वाडोर मुंजिन के द्वारा इसे दिया गया है। तो इस प्रकार ये मॉडल एग्जाम में कई बार मैचिंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं, कई बार पर्टिकुलर पूछा जाता है, तो मॉडल के अंदर की बातें पूछ ली जाती हैं। तो आपको कुल मिला के इसे अच्छे से करते जाना है, पढ़ते जाना है। इसके अलावा भारत में कुछ पर्यावरण कानून हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते हैं, जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। जैविक विविधता अधिनियम 2002। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर शामिल नहीं है, जिसे हम एनजीटी एक्ट के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। तो अगर आप इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं या एक्ट आते हैं तो इसी में से आएंगे, आप इन सबको अच्छे से करके जाना। और एक दो एक्ट यहाँ से 100% मिलते ही मिलते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ पर अगर हम बात करें तो कुछ विश्व स्तर पर सम्मेलन हुए हैं जो कि आपदा को प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जोखिम प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और जोखिम को कम करने से जुड़े हुए हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला है जो सतत विकास के संदर्भ में आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। विश्व सम्मेलन जो तीन हुए हैं तीनों जापान में हुए हैं। पहला याकोहामा रणनीति 1994, दूसरा है हेयोगो फ्रेमवर्क जो कि कोबे में हुआ 2005, और इसकी जो टाइम पीरियड था 2005 से 2015 तक था। इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया है जो 2015 से 2030 तक काम कर रहा है ना। तो योकोहामा रणनीति जो विकसित हुई है यहाँ पर 1990 से 2000 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं और लगभग जो चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ यही से लगभग आपको अच्छी खासी कुछ देखने को मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से करके जाइए। संडे फ्रेमवर्क की चर्चा हमने कर ली है, तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।